हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दोस्तों याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट एचआरएम जितने भी बच्चे कर रहे हैं लेबर वेलफेयर, जिसका कोड है 55, उसे पूरा क्लियर करने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कम से कम 100 में से 21 क्वेश्चंस पिछली बार 2019 के पेपर में और 2020 का जो अभी होगा उसमें ज़रूर आएंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा देख लें कि ये इसके कंटेंट्स क्या हैं। पर कंटेंट्स में जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ थोड़ी हेल्प आपकी तरफ से मुझे चाहिए। सो गोइंग टुवर्ड्स द कंटेंट्स, तो कंटेंट्स में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फिर उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, then elements, and then straight towards evolution and historical background of the organizational behavior. So ये वीडियो मैं, जैसे कि नाम मेरा लिखा गया है महिमा सूरी, मैं बना रही हूँ। मैं MBA पास आउट टू 2020, HRM में ही मैंने अपना MBA परस्यू किया है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग, ओबी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या, इंडिविजुअल, ग्रुप्स और स्ट्रक्चर। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 3 वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर। ये बिहेवियर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन देखे जाते हैं, जिसको हम जब इम्पैक्ट उसका देखते हैं क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और फिर उसको सही करने के लिए अपनी नॉलेज के थ्रू हम उसे इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाए। इसकी अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी कि इट इज़ अ स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एज अ इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप रिएक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन वी फाइंड आइडेंटिफाई द वेरियस वेज विच कैन हेल्प इट टू मेक मोर इफेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक लेखक स्टीफन रॉबिन्स ने दी गई है। तो अब आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सीधा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है कि एज अ पीपल क्या होता है नेचर, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन। एज अ पीपल 4 जो है मेन फीचर्स हैं पीपल के, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अ होल पर्सन, मोटिवेटेड बिहेवियर और वैल्यू। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को एज ए इंडिविजुअल हायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके डिफरेंट फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप भी सेम है और आपके घर में सारे लोग सेम है, नहीं। मेंटल और फिजिकल ट्रेट सबके अलग होते हैं। फिजिकल साइकोलॉजिकल ट्रेट में क्या आता है? आपकी इंटेलिजेंस अलग होती है, एटीट्यूड अलग होता है, सब में अलग अलग मोटिवेशन होता है, और सबका एक तरीके को नजरिया यानी परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। और फिजिकल ट्रेट्स में क्या आती है? आपकी हाइट अलग होती है, आपकी वेट अलग होते हैं, आप मेल फीमेल सब अलग होते हैं। तो ये आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। सेकेंड क्या है? अ होल पर्सन। होल पर्सन का मतलब है कि जब आप एम्प्लॉय करते हो किसी बंदे को या किसी एम्प्लॉय को, तो आप उसको सिर्फ उसकी एक चीज़ नहीं ले लेते हो कि हाँ आपने बस उसकी स्किल ले ली, एम्प्लॉय कर लिया, नहीं। आप ओवरऑल पूरा एक होल पर्सन एम्प्लॉय करते हो। फिर उसके अंदर उसकी पूरी पर्सनल लाइफ भी आपको अफेक्ट कर सकती है, उसकी पूरी नीड्स, उसके डिज़ायर्स, एज ओवरऑल एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉय करते हो। ये नहीं कि सिर्फ काम करता रहे और चलता बने, नहीं। पूरी उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी सारे स्ट्रेस, उसका सब कुछ आ जाता है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट करता है उसके काम को। फिर थर्ड आता है मोटिवेटेड बिहेवियर। मोटिवेटेड बिहेवियर तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है कि एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करने पड़ते हैं अपने सारे नीड्स और वांट्स, और वही उसको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो अगर उसके अंदर नीड्स और वांट्स नहीं होंगे, वो काम ही क्यों करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, बैठा रहेगा चुपचाप कोने में। इसीलिए चौथा आता है वैल्यू ऑफ अ पर्सन। वैल्यू बहुत ही ज़्यादा एथिकल है, क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं देंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा। तो ये तो 4 नेचर ऑफ पीपल के अंदर आते हैं एस्पेक्ट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, सोशल सिस्टम और म्यूचुअल इंटरेस्ट। सोशल सिस्टम का मतलब है कि एक ये पूरा सिस्टम है जिसके अंदर सब लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं। तो उन लोगों का पूरा एक नेचर होता है कि हाँ, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है आपस में उनके, और वो एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होता है। कोई किसी से ऊपर होता है, कोई किसी से नीचे होता है, पीयर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं। फिर सेकेंड आता है म्यूचुअल इंटरेस्ट।
म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब है सारा सोशल सिस्टम जो कि एम्प्लॉयज का है वो एक साथ काम करते हैं एक ही गोल को मीट करने के लिए, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो ये आता है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एलिमेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, जिसमें उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो पहला है पीपल, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्नोलॉजी और चौथा है एनवायरनमेंट। अब हम धीरे धीरे इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है पीपल। पीपल यह एक इंटरनल एंड सोशल सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप काम करते हैं। ग्रुप्स फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं, बिग भी हो सकती हैं, स्मॉल भी हो सकती हैं, ऑफिशियल भी हो सकती हैं, अनऑफिशियल भी हो सकती हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये डायनेमिक वे में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत जल्दी इफेक्टिवली काम करके अचीव कर लेते हैं। सेकंड जो है एलिमेंट वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से जैसे कि आप समझते ही हैं, ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। जितने भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर मैनेजर सब काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। कोई बड़े अथॉरिटी पे होता है, कोई छोटी, जैसे कि सुपीरियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, पीयर होते हैं जो साथ में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, किसको कब रिपोर्ट करना है, किसे करना है। थर्ड आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे कि आजकल तो सभी बहुत ही ज़्यादा टेक्नो सेवी हैं, तो उन्हें पता ही है कि ये मशीन्स और प्रोसेसेस होते हैं जो कि बहुत आसानी से रिसोर्सेज की हेल्प से काम को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में कर लेते हैं। चौथा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वायरमेंट से मतलब है वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल में तो पीपल आते हैं, पर एक्सटर्नल में इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट आता है, फैमिली आती है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको कॉम्पीट कर रहे होते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो आते हैं। तो ये चारों स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गए। तो ये क्या थे? एलिमेंट्स, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब बहुत ही जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया था स्टार्टिंग में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो, वो है इवोल्यूशन, या उसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। इससे क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत टिपिकल है। इसके अंदर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी अप्रोच में क्या कहा गया है और किसने कहा है। तो ये जो क्रम है ये मैंने इसलिए इस वे में रखा है क्योंकि पहले साइंटिफिक आया, फिर ब्यूरोक्रेटिक आया और फिर बाद में हॉथरॉन आया। तो अब इसे हम बारी बारी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट पढ़ने से पहले जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे आपके लाइक और कमेंट की बहुत ही ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक इट। पहला है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच जैसे कि आपने पहले यूनिट 1 में भी पढ़ा होगा, साइंटिफिक अप्रोच FW टेलर ने दिया था। FW टेलर ने इसे 20वीं सेंचुरी में दिया था, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस किया है, जो कि है जॉब स्पेशलाइजेशन और मास प्रोडक्शन। उनका ये कहना है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ, क्या मतलब है इसका? सिर्फ और सिर्फ मनी से मोटिवेटेड है। मतलब अगर उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिया जाए तो वर्कर्स अपने आप ही एफिशिएंटली वर्क करने लगते हैं। पर इनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिक्स ने कहा कि ये जो मेथड है वो ह्यूमैनिटी से तो बिल्कुल ही बाहर है। मतलब FW टेलर को ह्यूमैनिटी की तो बिल्कुल पड़ी ही नहीं है। उनको सिर्फ इतना है कि बस मास में प्रोडक्शन करते रहो और जॉब को बिल्कुल स्पेशलाइज तरीके से करो, मतलब बिल्कुल प्रिस्क्राइब मेथड से करो। पर कोई मतलब नहीं है कि लेबर को कितना स्ट्रेस हो रहा है, वर्कर को कितना स्ट्रेस हो रहा है, या एम्प्लॉय के ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो बस यही कहते रहते हैं कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जाएं और कम काम करते रहें। तो ये जो अप्रोच थी ये काफ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच थी और ये ज़्यादा नहीं चल पाई क्योंकि क्रिटिसाइज किया गया इसे। फिर सेकेंड अप्रोच जो आई वो ब्यूरोक्रेटिक थी, वो मैक्स वेबर ने दी। उन्होंने ये एज्यूम किया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सूट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। उन्होंने ये अपना एजम्पशन दिया, पर जैसे कि क्रिटिक्स होती ही है, तो मैक्स वेबर और साइंटिफिक अप्रोच दोनों में ही ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। उन्होंने मतलब ही नहीं रखा। एक कहता है कि सिर्फ प्रोडक्शन करते जाओ और दूसरा कह रहा है कि बस एक स्ट्रक्चर बना दो उनके लिए जो कि बिल्कुल बेस्ट सूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। फिर लास्ट में टेलर और वेबर के बाद एक हॉथरॉन स्टडीज़ करी गई। वो
हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर जानी गई। 1924 में एक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर ने एक इंक्वायरी शुरू करी कि ह्यूमन एस्पेक्ट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है वर्किंग कंडीशंस से। कहाँ पर? हॉथरॉन प्लांट में, जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में किया, इसलिए उसका नाम हॉथरॉन रखा गया क्योंकि वो एक हॉथरॉन प्लांट में किया गया। और इसकी जो फाइंडिंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। वो ये इसलिए शॉकिंग थी क्योंकि उसमें ह्यूमन एलिमेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया कि ह्यूमन बिहेवियर अगर अच्छा होगा तो वर्क अच्छा होगा। तो इससे ये पता चला कि सोशल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम करने में और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्रूव करने में। तो ये तब भी बहुत ही ज़्यादा कामयाब रही उनकी स्टडीज़, बिकॉज एटलीस्ट ही कंसिडर्ड ह्यूमन एलिमेंट इन हिज स्टडीज़। सो ये तो थी हमारी तीनों एवोल्यूशन ओबी की, जिसमें साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक और हॉथरॉन आता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगी एमसीक्यूज, जो कि रिलेटेड है यूजीसी नेट पेपर के पेपर 2 HRM। तो पहला क्वेश्चन ये है, इंडिविजुअल हु अचीव द गोल थ्रू अदर पीपल आर नोन एज, पहला इंडिविजुअल, सेकेंड ऑप्शन इज ग्रुप, थर्ड इज मैनेजर एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी, मैनेजर। क्योंकि कौन ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम दूसरों से करवा लेते हैं? तो ये मैनेजर होता है, बिकॉज मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है ना, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स बाय अदर एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अदर पीपल। तो इसलिए मैनेजर ही कर पाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो कि आ सकता है, इट डैश इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप स्ट्रक्चर विच हैज़ ऑन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। ये डेफिनेशन दी गई है किसी कॉन्सेप्ट की, आपको ये बताना है कि किस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सी इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। आपको मैंने ये डेफिनेशन पहले भी बताई गई है। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। चेंज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, स्ट्रेस तो यहाँ पे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो बचता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और मैंने आपको पहले भी सबसे स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन बताई थी। तो अब ये इसका आंसर हुआ बी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो थैंक यू so much फॉर माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, क्योंकि मुझे अभी मेरा ये पहला वीडियो है, सो आई नीड लाइक्स एंड कमेंट्स। और आपको जो भी क्वेरी है, दोस्तों सच बता रही है, कोई भी क्वेरी है जिसकी भी आप बोलेंगे टॉपिक की, मैं उसकी वीडियो बनाने को तैयार हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कंसेप्ट लिया है, इसके आगे मैं लीडरशिप, मोटिवेशन और हज़ारों तरीके के टॉपिक्स की वीडियोस बनाने वाली हूँ। बस आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में डालते जाइए और मैं उसको ज़रूर देखूँगी, ध्यान रखूँगी और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।